हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आइए आज हम पढ़ते हैं थायोफीन के बारे में कुछ बातें। इससे पहले हम फ्यूरान और पायरॉल के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए, थायोफीन जो है उसको पढ़े क्यों, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें चाहिए। थायोफीन जो है एक सल्फर कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक यौगिक है, जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H4S है। यह बेंजीन से मिलता जुलता है। इसकी प्रॉपर्टी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी बेंजीन से मिलती जुलती है। ये बेंजीन के साथ कोलतार में पाया जाता है और वहीं से ही सबसे पहले इसको डिस्टिल आउट या सेपरेट किया गया था। आज जो है थायोफीन को ब्यूटेन या ब्यूटीन से प्राप्त किया जाता है, सल्फर या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिकृत करके। थायोफीन एक महत्वपूर्ण यौगिक इसलिए है क्योंकि ये थायोफीन का जो न्यूक्लियस है वो कई प्लांट पिगमेंट्स, प्लांट के जो रंगीन कंपाउंड होते हैं वो पिगमेंट में ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा दूसरे नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी ये उपस्थित होता है। इसके अलावा हमारे लिए ये काम की चीज़ इसलिए है क्योंकि मेडिसिन्स में, दवाइयों में भी थायोफीन का न्यूक्लियस या थायोफीन का जो रिंग है, वलय है, वो उपस्थित होता है। जैसे कि जो कि ऐसी दवाइयाँ जो कि एंटी माइक्रोबियल यानी माइक्रोब्स, छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं उनके से जो हमें बीमारियां होती हैं उनसे हमें बचाने के लिए जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उसमें थायोफीन का न्यूक्लियस या थायोफीन वलय होता है। इसके अलावा एनाल्जेसिक यानी दर्द का निवारण करने वाले दवाइयों में, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने के दवाइयों में, मेडिसिन्स में, एंटी हाइपरटेंसिव यानी हाइपरटेंशन या तनाव को दूर करने के दवाइयों में, मेडिसिन्स में, और एंटी ट्यूमर यानी कोई भी ट्यूमर अगर बन रहा है उसको भी कम करने या ख़त्म करने के दवाइयों में थायोफीन का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो कोरोजन ऑफ मेटल का जो कोरोजन होता है उसमें उसको प्रिवेंट करने में, उसको कम करने में भी जो यौगिक यूज़ करते हैं उसमें थायोफीन का न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा डायोड्स, जो लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं, उनके निर्माण में भी इसका उपयोग, इस थायोफीन का जो यौगिक उसमें काम में आते हैं उसमें थायोफीन का जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दो मेडिसिन्स हैं और दोनों में ही देखिए थायोफीन का न्यूक्लियस है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को दूर करने की जो मेडिसिन है उसके अंदर है, और ये जो है अल्जाइमर्स डिजीज़ जो कि ब्रेन से रिलेटेड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ होता है उसके अंदर भी ये थायोफीन का न्यूक्लियस पाया जाता है। आइए जानते हैं थायोफीन के बारे में कुछ और बातें। जैसा कि हमने आपको बताया था कि थायोफीन जो है वो बेंजीन के साथ प्रकृति में, नेचर में पाया जाता है। तो हम देखते हैं आइसोलेशन यानी इसका पृथक्करण करना। सबसे पहले थायोफीन को बेंजीन के साथ से उसको जो मिक्सचर था उस मिश्रण से अलग किया गया था। थायोफीन अकर्स इन द लाइट ऑयल फ्रैक्शन या बेंजीन फ्रैक्शन ऑफ कोलतार, यानी कोलतार में ये कोलतार का जो बेंजीन वाला हिस्सा है जिसको कि लाइट ऑयल फ्रैक्शन कहा जाता है, उस हिस्से में, उस पोर्शन में ये पाया जाता है। अब देखिए बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री है और उसी के साथ जो थायोफीन का बॉइलिंग पॉइंट है वो 84 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि बहुत पास हैं, इसीलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन के द्वारा इसको थायोफीन को बेंजीन से अलग नहीं किया जा सकता। प्रभाजी आसवन के द्वारा या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अगर हम दो कंपाउंड्स को आइसोलेट या सेपरेट करते हैं एक दूसरे से, तो उसके लिए कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क होना दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में ये ज़रूरी है। थायोफीन जो है केमिकली सिंथेसाइज यानी रासायनिक रूप से भी इसको बनाया जाता है लैब में या इंडस्ट्री में बना सकते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है।
थायोफीन जो है बेंजीन के साथ लाइट ऑयल में फ्रैक्शन में होता है, लेकिन जब बेंजीन का रिफाइनमेंट करते हैं या हाइड्रोजनेशन के द्वारा, तब थायोफीन का जो न्यूक्लियस है वो डिस्ट्रॉय या ख़त्म हो सकता है। इसीलिए जो लाइट ऑयल फ्रैक्शन बेंजीन का होता है उसको, उस मिश्रण में जिसमें थायोफीन भी होता है, उसको कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड जो कि ठंडा है, उस ठंडा सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है, जिससे कि थायोफीन जो है वो थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड बनाता है, जो कि वाटर सॉल्युबल या पानी में घुलनशील होता है। आप जानते हैं बेंजीन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो जल में घुलनशील नहीं है। तो जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें 2 सतह हो जाते हैं, एक जल का सतह और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सतह। तो इन दोनों लेयर्स को अलग कर लिया जाता है, जिससे कि जो वाटर लेयर को हमने अलग किया, जिसमें थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड होता है, और जिसका कि बाद में एल्कली और हाइड्रोलिसिस डिस्टिलेशन के द्वारा थायोफीन को इस लेयर से पृथक्कृत किया जा सकता है। आइए देखते हैं थायोफीन के प्रिपरेशन के कुछ और मेथड्स। स्क्रीन पे हमारे है पॉल नॉर थायोफीन सिंथेसिस। आपने पॉल नॉर सिंथेसिस इससे पहले भी दूसरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पढ़ लिया है, पायरॉन में भी आपने पढ़ा है, आपने फ्यूरान में भी इसको पढ़ा है। आइए इसको एक बार और थायोफीन के सिंथेसिस में पढ़ लेते हैं, रिविजन भी हो जाएगी और फ़र्क क्या है इसमें वो देख लेते हैं। देखिए फ़र्क इसमें है कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की जगह यहाँ पर जो सल्फर एटम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आता है। तो पॉल नॉर सिंथेसिस में थायोफीन का डेरिवेटिव या थायोफीन का व्युत्पन्न बनाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस है पॉल नॉर सिंथेसिस, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अलावा जो बीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी बहुत पूछा जाता है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस, जस्ट मेक नोट ऑफ इट एंड टेक फुल अटेंशन ऑन दिस मैकेनिज्म एंड रिएक्शन। सो सबसे पहले जो है 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड को लिया जाता है और जिसको फॉस्फोरस ट्राई पेंटासल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। देखिए ये जो फॉस्फोरस ट्राई सल्फाइड या सल्फराइजिंग जो एजेंट है उसके साथ रिएक्ट करना सिर्फ थायोफीन के प्रिपरेशन में ही होता है, फ्यूरान और पायरॉल में ये स्टेप नहीं होता है। तो 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी पहले और चौथे कार्बन पर अगर कार्बोनाइल ग्रुप हो तो उसे 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड कहा जाता है। और ये जो नेमिंग है 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड वाली नेमिंग, ये IUPAC के हिसाब से नहीं है, बल्कि रिएक्शन को समझाने के लिए ये नंबरिंग 1 और 4 की दी गई है। वरना नंबरिंग तो यहाँ से शुरू होगी जहाँ की एल्काइल ग्रुप है वहाँ से शुरू होगा नंबरिंग, और दूसरे अल्काइल ग्रुप जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके हिसाब से होगा। लेकिन जब आप इसके नीचे लिखेंगे 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, तब आप उसके नीचे एक चीज़ और लिखेंगे, ये कि जो नंबरिंग है वो IUPAC सिस्टम के हिसाब से नहीं है। हम देखते हैं कि जो पॉल नॉर सिंथेसिस है इसके अंदर देखिए सल्फराइजेशन हुआ और साइक्लाइजेशन हुआ, इस तरह से 40% ईल्ड लब्धि के हिसाब से ये जो सल्फर थायोफीन जो है वो प्राप्त होता है। तो जो फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड इसमें यूज़ किया जाता है उसका नाम लॉसेंस रिएजेंट है। ये इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, इसको अपने माइंड में या इसको ध्यान रखिएगा। सो लेट अस सी व्हाट हैपन्स। पॉल नॉर सिंथेसिस का मैकेनिज्म आपके स्क्रीन पे है। इस मैकेनिज्म को हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड से शुरू हुए 1, 2, 3 एंड 4 4 कार्बन एटम्स हैं इसके अंदर, और 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड से जब हम शुरू होते हैं इसका फर्स्ट स्टेप करवाते हैं लॉसेंस रिएजेंट के साथ इसका सल्फराइजेशन। ये जो स्टेप है इसमें ये किस प्रकार से सल्फराइजेशन होता है इसका मैकेनिज्म अभी भी डाउटफुल है, लेकिन ये है कि दोनों कार्बोनाइल जो ऑक्सीजन है या तो दोनों का रिप्लेसमेंट सल्फ़र के द्वारा हो जाता है जैसे देख रहे हैं आप, या फिर किसी एक का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है सल्फ़र के द्वारा। यानी ये जो इस स्टेप में पहले स्टेप के आखिर में जो कंपाउंड मिलेगा तो X इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है या सल्फ़र भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि जो ये हेट्रो एटम है या यहाँ जो ऑक्सीजन या सल्फ़र होगा उसका एसिड के द्वारा प्रोटोनेशन होगा। तो इस स्टेप के ऊपर जहाँ H3O+ लिखा हुआ है यहाँ आप
प्रोटोनेशन भी लिख सकते हैं जब आप अपना नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स को अच्छा बनाने के लिए यहाँ प्रोटोनेशन ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप साइक्लाइजेशन हो रहा है, और साइक्लाइजेशन इस प्रकार से हो रहा है, यानी इस स्टेप के ऊपर लिखेंगे चक्रीयकरण या साइक्लाइजेशन। तो साइक्लाइजेशन किस तरह से हो रहा है वो देखिए। साइक्लाइजेशन में ये देखिए जो कार्बन और हेट्रो एटम के बीच में जो बंध है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हेट्रो एटम के ऊपर क्योंकि प्लस चार्ज है, क्योंकि उसका प्रोटोनेशन हो चुका है, इसलिए ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के इसके कमी को मिटाने के लिए सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। तो साइक्लाइजेशन के साथ आप यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें आप लिखें तो आंसर बढ़िया लगेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक और साइक्लाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से आप देख सक रहे हैं कि इन दोनों कामों की वजह से एक चक्र का रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये डबल बॉन्ड जो था उसको वो टूटा नहीं है, तो डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अलावा सल्फर और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना वो जो कि ये बॉन्ड है। अब देखिए नेक्स्ट इसके अंदर सल्फर के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए इस बंध को बनाने के लिए, यहाँ पर दिए थे इस बंध को बनाने के लिए, तो सल्फ़र के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। सल्फ़र के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उसने अपनी ओर खींचे, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया। लेकिन इसके साथ ही आप देखें कि जैसे इस वाले कार्बन पर जब इसने अपने सल्फ़र ने अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचे, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, जिस कमी को पूरा करने के लिए इस कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन दोनों के बीच में शिफ्ट होते हैं, जिसके नतीजे से ये बॉन्ड टूट जाता है। ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, उसके प्रोटॉन को लेकर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो रिएक्शन है वो एसिड के द्वारा कैटेलाइज्ड यहाँ दिखाई गई है, यानी ये उत्प्रेरक है जो यहाँ यूज़ हुआ है, और अंत वाले स्टेप में, लास्ट वाले स्टेप में ये वापस मिल जाना चाहिए। अब आप देखें कि जो यहाँ पर प्रोटॉन यहाँ से निकला, तो वो H3O+ के रूप में यहाँ से निकल गया और यहाँ एक डबल बॉन्ड बन गया। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो HX है ये हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो सिस्टम है इसमें एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, और ये जो HX जो कि HO भी हो सकता है या HS भी हो सकता है, ये एक अच्छा निष्कासित होने वाला समूह नहीं है। तो इसका प्रोटोनीकरण हुआ, तो ये आप लिख सकते हैं दोबारा प्रोटोनेशन इस वाले स्टेप के ऊपर। तो प्रोटोनेशन जो हुआ तो H2X और प्लस चार्ज इसके ऊपर आया है, आप देख सकते हैं, और ये एक अच्छा निष्कासित होने वाला समूह हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसको निष्कासित करने में, इस ग्रुप को निष्कासित करने में, इसको एलिमिनेट करने में सल्फ़र अपने ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन दोनों के बीच में देगा, और ये बॉन्ड टूट के निकल आएगा। वो इसलिए क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो सल्फ़र अपने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है। लेकिन ये देखिए डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो है H2X यहाँ से निकल गया। लेकिन इस कंडीशन में आप देखिए दो बॉन्ड इस रिंग के अंदर हैं, लेकिन सल्फ़र के ऊपर प्लस चार्ज है। तो ये जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल जो है उसने ये जो सिस्टम है इसको एरोमेटाइजेशन करना भी ज़रूरी है। इसका एरोमेटिकता इसमें लाने के लिए सल्फ़र अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लेता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स की कमी इस कार्बन पे हुई, जो कि इस कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ शिफ्ट हो जाने की वजह से यहाँ पर एक नया बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गया, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से एरोमेटिक सिस्टम हो गया। लेकिन इसके साथ साथ ही आप एक और चीज़ देखिए, जो H है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो यहाँ से निकल गया और वह H3O+ के रूप में वाटर की सहायता से बाहर निष्कासित या एलिमिनेट हो गया। तो ये स्टेप प्रोटॉन बाहर निकल गया और एरोमेटिक सिस्टम और थायोफिन बन गया। साथ ही साथ ये ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट वाले स्टेप ने H3O+ जुड़ा था, उसकी वजह से प्रोटॉन आया था, और लास्ट वाले स्टेप ने ये H+ निकल गया और H3O+ के रूप में यहाँ से निकल गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैकेनिज़्म दोबारा याद आ गया होगा। रिवाइज़ करते जाइए, बहुत ही ईजी लगेगा। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे आपको डिफ़िकल्ट लगेगा।
देखिए ये है 1,4 डाइकीटोन है ये, और ये पहले और चौथे कार्बन पर यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड था। आप देख सकते हैं कि P2O5 के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो फिर आता है फ्यूरान का डेरिवेटिव। अगर अमोनियम कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो फिर पायरॉल का डेरिवेटिव, और अगर लॉसेंस रिएजेंट के या सल्फराइजेशन करवाते हैं तो होगा थायोफीन का डेरिवेटिव। इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है आप कुल मिला के इस बार के क्लास में आप 3 बार पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। सोडियम सक्सिनेट के द्वारा भी थायोफीन का निर्माण किया जा सकता है। दिस इज़ सोडियम सक्सिनेट, और इसका फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ और हीट करने के द्वारा इस मिक्सचर को हम थायोफीन का न्यूक्लियस थायोफीन पा सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन है कि एन ब्यूटेन के द्वारा भी थायोफीन को पाया जा सकता है। ये एक कमर्शियल मेथड है, डायरेक्ट रिएक्शन है, सीधा रिएक्शन है सल्फ़र और एन ब्यूटेन के साथ, और 1 सेकेंड के अंदर ये रिएक्शन बहुत जल्दी ये रिएक्शन पूरी हो जाती है। वेपर फेज़ में होती है, यानी वाष्प के फेज़ में होती है ये, और 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर ही हम देख रहे हैं कि थायोफीन जो है वो आराम से प्राप्त हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मैकेनिज़्म। ये देखिए यहाँ आपके स्क्रीन पे थोड़ा सा धुंधला आ रहा होगा, ये है एसिटिलीन C और H, और यहाँ पर भी है C और H, इन दोनों के बीच में 3 बॉन्ड हैं। तो ये एसिटिलीन का मॉलिक्यूल है। एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल्स, ये एक एसिटिलीन का मॉलिक्यूल, दूसरा एसिटिलीन का मॉलिक्यूल, इनके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का रिएक्शन करवाया जाता है, और इस पूरे वेपर को एक ट्यूब से पास किया जाता है, और जिसमें कि Al2O3 इसको रिंग फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से थायोफीन न्यूक्लियस 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे आसानी से मिल गया। ये भी एक बहुत पॉपुलर मेथड है थायोफीन को प्राप्त करने का। नेक्स्ट जो मेथड है या थायोफीन को बनाने का जो तरीका है वो है डाई एसिटिलीन के द्वारा भी अगर हम इसको थायोफीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ थायोफीन को प्राप्त किया जा सकता है अगर हम इनको आपस में ट्रीट करें या रिएक्ट करवाएं। इसके अलावा 1,4 डाइकीटोन भी H2S के साथ रिएक्ट करवा के थायोफीन प्रदान करते हैं। दोनों रिएक्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ देखिए DMSO को भी जो सल्फराइजिंग एजेंट के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं एल्कली के उपस्थिति में। तो ये कुछ मेथड्स हैं। जिसके द्वारा हम थायोफीन को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज जो मेथड्स हमने बताए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। नोट्स बनाते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको समझने में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। टेक केयर।